नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत झारिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरकेजे सिविल पाठशाला। यदि आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या तैयारी नहीं भी कर रहे हैं तो देश दुनिया से जुड़ी जानकारी को हासिल करने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आ सकते हैं और मुझसे जुड़ सकते हैं। पूर्ण एडिटोरियल हम डिस्कस करने वाले हैं वो इंडिया के लोगों को सोशल सिक्योरिटी स्कीम प्रोवाइड करने से रिलेटेड है। सबसे पहले तो हमें समझना है कि सोशल सिक्योरिटी स्कीम होती क्या है और किन लोगों को प्रोवाइड करने की यहाँ पर बात करी जा रही है। तो सोशल सिक्योरिटी जो स्कीम होती है हमारे देश के वृद्ध लोग, इसके अलावा जैसे कोई विकलांग लोग हैं या फिर कोई विधवा लेडीज़ है, इन सारे लोगों को जब सरकार सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, जैसे कि उनको मासिक पेंशन दे रही है, विकलांगों को व्हील चेयर प्रोवाइड कर दे रही है, ठीक है, या कभी कभी जो है उनके लिए कुछ चीज़ें अवेलेबल करा देना, उनकी हेल्थ से रिलेटेड खर्चे उठाना, तो ये सारी जो चीज़ें हैं सोशल सिक्योरिटी स्कीम के अंतर्गत आ जाती हैं। इसके साथ साथ में एक बात का और यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं इनका फ़ायदा जो लेबर वर्कर है, हमारा जो इनफॉर्मल सेक्टर है, डे टू डे जिनको आज कमाना है और आज ही खाना है, इस प्रकार की जो लेबर फोर्स है हमारे इंडिया में, उनको भी ये सोशल सिक्योरिटी स्कीम कैसे करके प्रोवाइड करी जा सकती है, कैसे करके हम उनको पेंशन की सुविधा दे सकते हैं, कैसे करके हम उनको ईपीएफ की सुविधा, प्रोविडेंट फंड की सुविधा अवेलेबल करा सकते हैं, उनको छुट्टी की गारंटी हम दें कि हफ्ते में आप एक दिन छुट्टी पाइए, आपको मिनिमम वेज मिलेगा। इस प्रकार की जो सारी सुविधाएं हैं वो सोशल सिक्योरिटी स्कीम के अंतर्गत यहाँ पर कवर करी गई हैं। तो हमें जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम लाना है वर्कफोर्स के लिए, उसमें आपको ध्यान रखना है कि वो फिजिकली और एडमिनिस्ट्रेटिवली फीजिबल होना चाहिए, मतलब ठीक ठाक होना चाहिए। सोशल सिक्योरिटी का यहाँ पर मीनिंग बताया जाता है कि यदि हम इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से देखें, सोशल सिक्योरिटी का मतलब होता है लोगों को हेल्थ केयर प्रोवाइड करना, इनकम सिक्योरिटी की गारंटी देना, पार्टिकुलरली जो ओल्ड एज है, अनएम्प्लॉयमेंट वाली कंडीशन है, सिकनेस है, इन वैलिडिटी और वॉर की कंडीशन में। हमारे यहाँ पर जो सैलरी प्राप्त करने वाले लोग हैं, एग्जाम्पल के तौर पर यदि आप देखा जाए, ज़्यादातर जो काम करने वाले लोग हैं और जिनको सैलरी भी मिल रही है, उनको किसी भी प्रकार की सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है। लगभग 53% सैलरीड वर्कफोर्स का हिस्सा ऐसा है, और ये बात पता चली है पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे एनुअल रिपोर्ट 2021-22 में, ठीक है, जो कि मीडिया में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रही थी। इसका मतलब ये है कि इस प्रकार के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको पीएफ का कोई प्रावधान नहीं मिल पा रहा है, उनको पेंशन नहीं मिल रही है, हेल्थ केयर की फैसिलिटी नहीं है, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस नहीं है। अब ये जो चीज़ है ना, ये जो चीज़ है हम खुद आंखों देखी आपको बता सकते हैं कि सेल जैसी जो महारत्न कंपनी है, एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम बात करें सेल की, ठीक है, सेल में जो ठेकेदारी में काम करने वाले जो प्राइवेट वर्कर लोग हैं उनका पीएफ तो कटता है, लेकिन उनको क्या है, पेंशन का प्रावधान नहीं है, उनको हेल्थ केयर नहीं मिल रहा है, उनको डिसेबिलिटी का इंश्योरेंस नहीं है, जबकि ये एक सरकारी संस्था है, सरकारी कंपनी है, इसके बाद भी, ठीक है, पीएसयू के अंतर्गत आती है, केंद्र सरकार के नियम कानून यहाँ पर चलते हैं, इसके बावजूद भी आप देखेंगे सरकारी में जब ये हाल है तो फिर प्राइवेट का क्या हाल होगा आप खुद सोच सकते हैं। इंडिया का काफ़ी बड़ा वर्कफोर्स है जिसके पास में किसी भी प्रकार का बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है। कंक्लूजन वाली बात यह है कि लगभग 1.9% ऑफ द पूरेस्ट 20% क्वाइंटाइल ऑफ इंडियाज वर्कफोर्स हैज़ एक्सेस टू एनी बेनिफिट। वहीं देखा जाए 20% टोटल गरीब हैं, उनमें से यदि 1.9% को आप निकाल देंगे तो उनको जो है थोड़ा बहुत बेनिफिट मिल पा रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि जो गिग वर्कर्स हैं, ये लगभग 1.3% इंडिया का एक्टिव लेबर फोर्स हैं, इनको किसी भी प्रकार की सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट स्कीम नहीं मिल पा रही है। अब यहाँ पर जो गिग वर्कर्स होते हैं वो कुल मिलाकर के पार्टनर के तौर पर काम करते हैं, ठेके के तौर पर काम करते हैं। जैसे कि जो जोमेटो वाला आदमी है उसको पार्टिकुलरली इतने ऑर्डर करना और उसके बाद उसकी छुट्टी, लेकिन ध्यान ये देना है कि छुट्टी का प्रावधान, संडे को छुट्टी है कि नहीं, त्यौहार में छुट्टी है कि नहीं, पीएफ कटता है कि नहीं, पेंशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, हेल्थ इंश्योरेंस है कि नहीं है, कल को वो बीमार पड़ गया तो पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यही सारी सोशल सिक्योरिटी स्कीम की ज़रूरत है। इंडिया का जो सोशल सिक्योरिटी सिस्टम है उसको बहुत कम रैंकिंग मिली है, ठीक है, जैसे कि सीएफएस की, मर्सर सीएफएस की जो रैंकिंग आई थी 43 कंट्री शामिल करी गई 2021 में, उसमें से 40वां स्थान उसको मिला है। बजटरी एलोकेशन की बात करें, पॉलिसीज़ की हम बात करें, सोशल सिक्योरिटी रिलेटेड किस प्रकार से भेदभाव किया जाता है भारत में, अभी भी जो है इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। जब भी पॉलिसी बनाई जाती है तो इसमें इग्नोर कर दिया जाता है सोशल सिक्योरिटी को, जबकि पॉलिसीज आर ऑफन अनाउंस्ड, बजटरी एलोकेशन हैज़ ऑलवेज बीन लिमिटेड एंड यूटिलाइजेशन इवन लेस। सारांश में ये बात बताई जाती है कि देखिए जो अनाउंसमेंट किया जाता है, बजटरी एलोकेशन किया जाता है, वो हमेशा से ही लिमिटेड रहता है। थोड़े बहुत रुपया जारी कर दिए, 100 रुपया जारी किया है तो 100 रुपया में से 10 ही रुपया का यूटिलाइजेशन हो पाया है। जैसे कि हम नेशनल सोशल सिक्योरिटी फंड की बात करते हैं जिसको सेटअप किया गया था
फाइनेंशियल ईयर 2011 में। इसको सेटअप किया गया था अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर के लिए, ठीक है, कि हम जो है 1000 करोड़ रुपये इनके लिए लेकर के आ रहे हैं, ताकि जो वीवर्स लोग हैं, रिक्शा चलाने वाले लोग हैं, बीड़ी वर्कर लोग हैं, इनके हित के लिए हम काम कर सकें। लेकिन रिक्वायरमेंट कितनी की ज़रूरत थी? 22,841 करोड़ रुपये की ज़रूरत थी। मिला कितना रखी सरकार ने? आधा ही इसका रखी थी। और इसमें से भी आप देखेंगे 1927 करोड़ रुपये का यूज़ नहीं किया गया। कैग के एक ऑडिट में हमें पता चला है कि जो स्कीम आई थी फाइनेंशियल ईयर 2017 में, आइडेंटिफाई किया है कि 1927 करोड़ रुपया का इस्तेमाल ही नहीं किया है, सरकार ने बस उसको दबा के रखी है। इसके अलावा नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम की यदि हम बात करें, जिसको सेटअप किया गया था 1990 के दशक में, जिसका फोकस था जो ओल्ड एज पुअर इंडिविजुअल है उनको हेल्प करना, विथ नो एबल बॉडीड अर्नर इन देयर हाउस होल्ड, जैसे कि घर में कोई कमाने वाला नहीं है तो उनको हमें सपोर्ट करना है। इनको हु वर एलिजिबल टू अर्न ए मंथली पेंशन, इनको जो है 75 रुपये देने का प्रावधान किया गया था। कुल मिलाकर के ओल्ड एज पेंशन की स्कीम की यहाँ पर बात करी जा रही है। Contribution by the center to old age pension scheme has been stagnated 8,200 a month since 2006। अब सरकार ओल्ड एज वालों को, बूढ़े लोगों को पेंशन जरूर प्रोवाइड कर रही है, लेकिन ये जो है 200 रुपया पर महीना से ज़्यादा सरकार बढ़ाई नहीं, जबकि इतना तो मिनिमम वेज से भी आप कम पैसा दे रहे हैं, 200 रुपये महीने का, तो वो क्या करेंगे। इसके साथ साथ में सरकार के काम करती है सोशल सिक्योरिटी स्कीम चलाने के नाम पर क्या है, टैक्स वसूलती है हमको, जिसको सेस बोलते हैं, और ये जो सेस होता है राज्य सरकारों को नहीं देती है वो। तो जुलाई 2022 में क्या हुआ था, कैग ने आइडेंटिफाई किया था कि जो टैक्स कलेक्ट कर रही है केंद्र सरकार सोशल सिक्योरिटी के नाम पर, कि वो कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए काम करेगी। तो जो दिल्ली है यहाँ पर बात करें, वाज पुअरली यूटिलाइज, अप्रोक्सीमेटली 94% और मनी वाज नॉट यूटिलाइज। यहाँ पर आप देखेंगे 94% जो हिस्सा है उसको यूटिलाइज नहीं किया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम ऑफ द स्टेट सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट की। हरियाणा में कैग ने ये नोट किया था कि जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम है स्टेट के सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट ने इसको चालू करी थी। यहाँ पर हमें 98.96 करोड़ रुपया ऐसे लोगों को ट्रांसफ़र कर दिया गया जो कि मर चुके हैं। अब सोचिए इतने पैसे का क्या हो गया, घपला हो गया। फिर बात करें मनरेगा की, तो मनरेगा में सरकार ने इस बार कम पैसे एलोकेशन करी है। हम जो है अब ओवरसीज स्कीम की बात कर लेते हैं। मतलब ब्राज़ील का जो जनरल सोशल सिक्योरिटी स्कीम है उसकी यहाँ पर काफ़ी तारीफ़ करी जाती है, इसको हमें अपनाने की ज़रूरत है। तो ये रहा ब्राज़ील का नक्शा, इसको आप देख सकते हैं, साउथ अमेरिका की ये कंट्रीज़ हैं। ये जो है कंट्रीब्यूशन पर आधारित सोशल सिक्योरिटी स्कीम लेकर के आया था। सब्स्टिट्यूटिंग इनकम लॉस फॉर ए वर्कर एंड हिज फैमिली वेदर इन पार्शियल और फुल। किसी कारणवश यदि वर्कर क्या काम कर रहा है, इनकम लॉस हो जा रहा है उसका, उसकी भरपाई कौन करेगा? उसकी भरपाई करेगी सोशल सिक्योरिटी स्कीम ब्राज़ील की। इसके अंतर्गत बहुत सारी सिचुएशन शामिल करी गई हैं, ठीक है, जैसे कि एक्सीडेंट के कारण काम में नहीं जा पा रहे हैं, डिसेबिलिटी दैट प्रिवेंट वर्कर फ्रॉम वर्किंग, डेथ हो गई है, इलनेस है, मेडिकल ट्रीटमेंट है, तो ये सारी चीज़ें जो है फैमिली के ऊपर बर्डन नहीं आने देंगी। और द प्रोस्पेक्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट के प्रोस्पेक्ट में भी जो है कुछ कुछ प्रावधान इसमें करे गए हैं। यहाँ तक कि जो इनकम लॉस है दैट ऑकर ड्यू टू वर्कर बीइंग इम्प्रिजन्ड इज कवर्ड बाय द लो इनकम इंसर्ट। यहाँ तक कि जो आदमी जेल में है और वो जो है इनकम नहीं कमा पा रहा है, तो उसको तक इंश्योरेंस या फिर इंश्योर्ड प्रोवाइड करने की बात करी जाती है, आईएलओ 2013 कहता है। अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है वर्कर को ताकि सपोर्ट किया जा सके वर्कर सपोर्ट फंड के माध्यम से। एंड हेल्थ केयर इज कवर्ड थ्रू द यूनिफाइड हेल्थ सिस्टम, हेल्थ केयर को उसका सपोर्ट किया जा रहा है यूनिफाइड हेल्थ सिस्टम से। द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ हैज एस्टैब्लिश्ड दैट इफ देयर इज अ लैक ऑफ फंड द नेशनल ट्रेजरी विल स्टेप इन। इसमें कहा गया है कि देखिए यदि कहीं पर फंड की कमी जाती है तो जो नेशनल ट्रेजरी है वो आगे आएगा और मदद करेगा। इंडिया का जो इनफॉर्मल सेक्टर, इसकी यदि हम बात करें तो लगभग 91% 475 मिलियन लोग जो हैं इनफॉर्मल सेक्टर से जुड़े हुए हैं, जहां पर किसी भी प्रकार का सोशल सिक्योरिटी उनको प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है। जैसे कि उनके काम के घंटे निर्धारित नहीं है, उनको पेंशन नहीं मिलेगी, उनको टाइम पर छुट्टी नहीं मिलेगी, ठीक है, इसके अलावा मेडिकल बेनिफिट नहीं है, बहुत सारी ऐसी बातें हैं। जबकि जो है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी जो बिल सरकार लेकर के आई है, ये क्या है, उतना ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। इट डील्ड फंडामेंटली विथ फॉर्मल इंटरप्राइजेस एंड डिड नॉट कवर इनफॉर्मल सेक्टर, क्योंकि ये फॉर्मल सेक्टर कवर करता है, इनफॉर्मल सेक्टर कवर नहीं करता है। ऐसे कौन कौन से स्टेप हैं जो कि इंडिया को लिए जाने चाहिए, इसके ऊपर आप देख सकते हैं। यदि कोई योजना बनाई जा रही है तो वो फिजिकली और एडमिनिस्ट्रेटिवली फीजिबल होना चाहिए। इसको हमें जो है 3 प्रिंसिपल पर ध्यान में केंद्रित करना पड़ेगा। जैसे कि एम्प्लॉय का जो प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है, आपको इसको एक्सपांड करना पड़ेगा। फॉर इनफॉर्मल वर्कर विथ मीनिंगफुल इनकम वेदर सेल्फ एम्प्लॉयड और इन एन इनफॉर्मल इंटरप्राइजेस,
वहीं यदि हम बात करें इनफॉर्मल वर्कर के हिसाब से, तो पार्टिकुलरली कंट्रीब्यूशन का जो डिटेल है वो निकलवाई जानी चाहिए। इसके साथ साथ में इनफॉर्मल कंपनियों को आप ये कहिए कि जो है फॉर्मलाइज करिए, आप ईपीएफओ को एक्सपांड करिए उनके टोटल कंट्रीब्यूशन को। इसके साथ साथ में आपको ये भी ध्यान देना है कि जो लोग जो है अनएम्प्लॉयड हैं, काम नहीं कर रहे हैं, जिन्होंने हैव स्टॉप लुकिंग फॉर वर्क, जो काम के लिए देख रहे हैं, डू नॉट अर्न इनफ, और जो कि इनफ नहीं कमा रहे हैं, इनके लिए भी सरकार को कुछ काम करने की ज़रूरत है। ऐसा एस्टिमेशन ये लगाया जा रहा है कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग सोशल प्रोटेक्शन है टू द पूरेस्ट 20% ऑफ द वर्कफोर्स का 20% हिस्सा जो कि पूरेस्ट माना जा रहा है, इसको यदि हमें प्रोवाइड करना है तो सरकार को 1.3 ट्रिलियन जो रुपया है वो खर्च करना पड़ेगा। मतलब जीडीपी का 0.69% यदि जो फाइनेंशियल ईयर 2020 की हम बात करें तो। कुछ एडिशनल रिफॉर्म है जिन्हें हम करने की ज़रूरत है, जैसे कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 सरकार लेकर के आई थी। अब सरकार ये नियम कानून बनाई सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए 2020 में, तो इसके अंतर्गत सरकार का काम करेगी अर्बन और जो रूरल पुअर हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, गिग इंडस्ट्री हैं एंड इनफॉर्मल सेक्टर के वर्कर हैं, इनको लाइफ इंश्योरेंस देगी, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस देगी, एक्सीडेंट इंश्योरेंस देगी, एज वेल एज मैटरनिटी एंड हेल्थ केयर बेनिफिट प्रोवाइड करेगी। इसके साथ साथ में ओल्ड एज प्रोटेक्शन और क्रेसिव फैसिलिटी प्रोवाइड करने की यहाँ पर बात करी जाती है। इसके अलावा सरकार ने ई श्रम प्लेटफॉर्म लेकर के आई है। कुल मिलाकर के सरकार ने श्रमिकों को डाटा को डिजिटलाइजेशन किया है कि कितने लोग अभी अवेलेबल हैं, कितने लोगों को जॉब की ज़रूरत है। सरकार कहती है कि आप ई श्रम पोर्टल में आइए, अपना रजिस्ट्रेशन करिए, आपका आधार कार्ड नंबर हमको बताइए। तो लगभग 300 मिलियन वर्कर जो हैं इसमें जुड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पर आधार कार्ड आप मांग रहे हैं तो उनका जो डेटा लीक नहीं होना चाहिए। जैसे कि कभी कभी आपके पास में फ़ोन आ जाता हो, जगह मैसेज आ जाता होगा, ठीक है, जिसके माध्यम से बैंक से जो पैसे उड़ाए जाते हैं, तो आधार कार्ड के माध्यम से भी आज ये संभव हो गया है। इसके अलावा एक्सपांडिंग कवरेज ऑफ एक्सीडेंट इंश्योरेंस 2 लाख एंड डिसेबिलिटी 1 लाख कवर। एक्सीडेंट के मामले में 2 लाख है और डिसेबिलिटी के मामले में 1 लाख का कवर यहाँ पर दिया जाता है। लेकिन जो ई श्रम पोर्टल सरकार लेकर के आई है, इसमें पूरी जिम्मेदारी आपने वर्कर के ऊपर डाल दी है। यहाँ पर जो कंपनी है उसके ऊपर कोई भी जिम्मेदारी आपने नहीं डाला है। इसके साथ साथ में देखिए जो सोशल अटेंशन है वो रिक्वायर्ड है डोमेस्टिक वर्कर के लिए, एंड पैन इंडिया लेबर फोर्स कार्ड की ज़रूरत है। इसके साथ साथ में बिल्ड करना है एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर स्कीम, इसके लिए 90 डेज मैंडेटरी कूलिंग पीरियड की बात रखी गई। मतलब इसमें एग्जिस्टिंग जो रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं बेनिफिट पोर्टेबिलिटी को लेकर के, उसमें 90 डे का मैंडेटरी कूलिंग पीरियड होना चाहिए। सोशल अटेंशन चाहिए डोमेस्टिक वर्कर के लिए, ठीक है, और यूजुअली जो फीमेल है किसी घर में झाड़ू पोंछा लगाने के लिए जा रही हैं। इसके अलावा माइग्रेंट वर्कर लोग जो कि फेस करते हैं डिस्क्रिमिनेशन को, सस्पिशियन को अथॉरिटीज़ से वर्किंग एरिया में, इनको जो सोशल सर्विसेज की ज़रूरत है, जैसे कि इनको चाइल्ड केयर की भी ज़रूरत है। डोमेस्टिक वर्कर की बात करें, इनको भी जो है ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है क्रॉस इंडिया में। बहुत सारी एग्जिस्टिंग जो स्कीम है इनको जो है मजबूत करने की ज़रूरत है, जैसे ईपीएफ एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम है, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम है, और बजटरी सपोर्ट एंड एक्सपांशन कवरेज, इनको मजबूत करने की हमको ज़रूरत है। एडमिनिस्ट्रेशन को हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन है स्कीमों का काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, ओवरलैपिंग एरियाज़ हैं अथॉरिटीज़ के स्टेट एंड सेंटर के बीच में। इसके अलावा आप कन्फ्यूजिंग डेफिनेशन जो यूज़ करते हैं उनको भी आपको ठीक करने की ज़रूरत है, जैसे कि प्लेटफॉर्म वर्कर क्या है, अनऑर्गेनाइज वर्कर क्या है, ठीक है, और सेल्फ एम्प्लॉयड हमको इनको बोलेंगे। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन है जो कि रन करते हैं शक्ति केंद्र को, वर्कर फैसिलिटेशन को, मे बी फंडेड टू रन कैंपेन, इनको पैसे आप प्रोवाइड करिए ताकि प्रोवाइड कर सके ग्रेटर इन्फॉर्मेशन सोशल सिक्योरिटी राइट से रिलेटेड अलॉन्ग विद द सर्विस एंड स्कीम दैट गवर्नमेंट ऑफर। सरकार को जो है यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी स्कीम लेकर के आना चाहिए और जॉब के ऊपर आपको काफ़ी फोकस